डियर स्टूडेंट मैं तुम्हें बता रहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक एग्जांपल तो मैं पहले वीडियो में ही दे दिया था पार्ट 3 में। अब पार्ट 4 में जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं तुम्हें इसके बाद ये कॉम्बशन वाला रिएक्शन के बाद जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ उसके बारे में बताएंगे। ये है रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन सांस लेने वाला जो प्रक्रिया होता है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। सांस लेने में बायोलॉजी में तुमने ये पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी है ये। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ पौधे जो होता है, ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और रेस्पिरेशन के द्वारा क्या करते हैं हम अपने शरीर के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है खाना खाने के बाद, उस खाना को, उस ग्लूकोज को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बात क्लियरली यहाँ पे देखो। तो मान लो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो रिएक्शन एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो जो खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज टाइप का होता है, तो मैं ग्लूकोज मान लेता हूँ उसको, C6H12O6, उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हमें मिलता है राइस से मिलता है, रोटी से मिलता है, आलू से, पोटैटोज से मिलता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज भरा हुआ जो खाना है, हम जनरली जो मैक्सिमम ज़्यादा खाना जो खाते हैं वो होता है ग्लूकोज वाला खाना, उसमें ग्लूकोज रहता है। तो इसके साथ क्या होता है, सांस लेने के टाइम हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर मिक्सड हो जाता है। तो इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का CO2 का, सॉरी नॉट ये, दिस इज़ नॉट C, दिस इज़ 6, ये बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 6 आया है, ये है O2, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के साथ तो ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद CO2 उत्पन्न होता है और H2 उत्पन्न होता है। ये जो एक H2 उत्पन्न होता है शरीर के डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें यूज़ होता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ करता है, जिस एनर्जी को इस्तेमाल करके ही हम जो कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, एनीथिंग वर्क जो हम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी इसमें से पाया जाता है, ठीक है। इसको ATP बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ATP मॉलिक्यूल्स उत्पन्न करता है इसमें एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं ATP को, हम जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे इसके बारे में हम, ठीक है। तो इसमें एनर्जी उत्पन्न होता है, सो ये हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें एनर्जी उत्पन्न होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं बताने वाला हूँ तुमको एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जस्ट अपोजिट है किसका, एक्सोथर्मिक का। उसमें क्या हुआ, रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट एनर्जी, एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम ये जो एरो देते हैं उसका रिएक्शन में बाद में समझता हूँ, तो एरो के ऊपर सनलाइट लिखते हैं, माने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए सनलाइट की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सनलाइट के बिना ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जानते हैं जो प्लांट्स, ट्रीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, ठीक है। हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स, ट्रीज़ क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और वो अपने रूट के द्वारा H2O को, वाटर को रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके लीफ पे पहुंचा देता है। तो वहाँ पे जाके क्या होता है, CO2 और H2O के बीच रिएक्शन होता है, उत्पन्न होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये एक्सेसिव ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं एज आवर एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ठीक है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको। एलिक्सिर ऑफ लाइफ माने जीवन को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होते हैं उसको बोलते हैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया देखो। तो इसमें सनलाइट का एब्जॉर्ब करके ये प्लांट या ट्रीज़ क्या करते हैं, ये ग्लूकोज उत्पन्न करता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद जो एक रिएक्शन रह गया था वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट माने इनऑर्गेनिक सॉलिड। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, अगर हम लैब में टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि रिएक्शन करने के टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों चीज़ को मिलाने के बाद देखेंगे कि नीचे कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड, जो सॉलिड है नीचे जम जाता है, उस सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच इनऑर्गेनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि टेस्ट ट्यूब में मैंने KCl सॉल्ट ले लिया और AgNO3 लिक्विड फॉर्म में ले लिया। इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाएंगे तो उत्पन्न होता है, ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, देखो, क्योंकि दोनों आयन्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन्स यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे उत्पन्न होता है, पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुमने ये देखा होगा। तो ये AgCl हो गया और KNO3। तो ये जो AgCl उत्पन्न
उत्पन्न हुआ है, ये है इनऑर्गेनिक सॉलिड। इसको शॉर्ट में पीपीटी या प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। और एक एग्जांपल देख लो, मान लो H2SO4 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ BaCl2 एक सॉल्ट बेरियम क्लोराइड जिसका नाम है, इसके बीच अगर रिएक्शन करवाएंगे तो उत्पन्न होता है Ba और SO4, Ba पॉजिटिव चार्ज, SO4 नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों मिलकर BaSO4 बनाता है, जो खुद होता है एक प्रेसिपिटेट, PPT। तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन यहाँ पे भी होता है। प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से नीचे की तरफ एरो करके हम समझाएंगे, ठीक है। और उसके साथ क्या H और यहाँ का Cl है, तो इन दोनों को मिलकर HCl 2 लगा दिया, इसलिए बैलेंस करना जरूरी था, तो बैलेंस करके ये हम यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेसिपिटेट। और तो मैं अब तुमको कह सकता हूँ कि जो जितना सारा रिएक्शन हमारे सिलेबस में था वो कंप्लीट हो गया। और 2 टर्म हमारे सिलेबस में है, मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ। एक देखो, एक टर्म होता है कोरोशन और एक होता है रेंसिडिटी। ये क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये आता है। तो मैं इसको थोड़ा तुमको पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ, बताता हूँ। देखो कोरोशन क्या होता है, कोरोशन माने तुम एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, जंग लगना, जंग लगते हैं, लोहे के जो चीज़ होता है वो जंग लग जाता है। अगर तुम उसको बहुत किसी एयर के प्रेजेंस में कहीं बाहर फेंक दिया, जहाँ पे उसमें उसके ऊपर पानी भी पहुँच जाता है, एयर का जो ह्यूमिडिटी होता है वो भी उसके टच में आ जाता है, तो उसके ऊपर एक लेयर जैसा आ जाता है और धीरे धीरे उस लोहे को वो ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो जंग लगने का जो प्रोसेस है उसी को कोरोशन कहते हैं, जिसको रास्टिंग ऑफ आयरन्स बोलते हैं, रास्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रास्टिंग ऑफ आयरन, आयरन माने लोहा, हम जानते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका डेफिनेशन में कैसे हम बोलेंगे, चलो देखते हैं। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्चर, कोई भी मेटल को अगर तुम मॉइस्चर में या एसिड में ऐसा किसी जगह में एक्सपोज कर दिया, माने फैल दिया, रख दिया, वो उसके टच में, मॉइस्चर के टच में, एसिड के टच में वो आ जाता है फॉर सम टाइम्स, कुछ दिनों के लिए। ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड माने जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, हाइड्रेटेड माने वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, विच वीकेंस द मेटल, जो मेटल को क्या कर देता है, वीक कर देता है, वीक कमज़ोर बना देता है, एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। तब उस मेटल को बोलते हैं कि वो धीरे धीरे कोरोड होने लगा है, माने डिस्ट्रॉय होने लगा है, और दिस फिनोमिनन इज नोन एज कोरोशन, ठीक है। तो रास्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हमें प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन माने इसको प्रतिरोध करना है, रक्षा करना है, प्रिवेंशन, अगर किसी लोहे को अगर जंग लगने से रक्षा करना है, बचाना है, तो हम क्या क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि एक होता है गैल्वानाइजेशन, उसके ऊपर जिंक का, लोहे के ऊपर जिंक का जो एक लेयर, जिंक जो मेटल होता है उसका लेयर उसके ऊपर चढ़ाना। या तो नंबर 2 होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो भी एक टाइप का गैल्वेनाइजेशन टाइप का होता है। या नंबर 3 होता है पेंटिंग कर दो, लोहे के ऊपर तुम पेंटिंग कर दो तो जंग लगने से वो बच जाए, ठीक है। तो ये है कोरोशन वाला टर्म, प्रिवेंशन और उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये तीनों चीज़ हमको याद रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया है वो है रेंसिडिटी। चलो रेंसिडिटी क्या होता है उसको समझाने से पहले मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो तुम बहुत देखे होंगे, तुम चिप्स के पैकेट तो खाते ही होंगे। तो जो ऐसा चीज़, चिप्स हो, कुरकुरे हो, जो पैकेट दुकान में हमको मिलता है, उस पैकेट में देखना एक हवा भरा रहता है, वो बहुत फूला सा हुआ रहता है, ठीक है। जब हम उसको काटते हैं ब्लेड से, उसको काट देते हैं उसका खाने के लिए, तब देखना एक हवा उसके अंदर से निकल जाता है, वो पात्र चिपक जाता है, ठीक है। तो ये जो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, याद रखना, नाइट्रोजन गैस, वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब क्यों ये एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले रेंसिडिटी का डेफिनेशन क्या है बता देता हूँ। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब हम किसी फैट टाइप या ऑयल टाइप ऑफ खाना, जिस खाना में रहता है फैट वाला चीज़ या ऑयल्स, जैसे कुरकुरे बोलो या कुछ और बोलो, चिप्स बोलो, उसके अंदर ऑयल तो रहता है। तो ये ऑयल फैट वाला जो खाना होता है, फूड होता है जो, उसको अगर हम एयर के टच में रखेंगे, हवा के टच में रखेंगे, तो धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑयल्स, फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज़ नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। ये फूड का जो
असली टेस्ट है उसको ख़राब कर देता है और उसमें से एक बदबू आने लगता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस, एयर के बदले में नाइट्रोजन गैस प्लेस कर देते हैं। तो पॉइंट 1 प्रिवेंशन, अगर इसको हमें करना है, इसको अगर हमें प्रिवेंशन करना है तो उसके अंदर एयर के जगह में नाइट्रोजन गैस रिप्लेस करना है, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, पॉइंट 2 कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या तो एक ऐसा कंटेनर माने जगह जिसके अंदर खाना को हम रखते हैं, उसके अंदर हवा, एयर जाना नहीं चाहिए, मीन्स एयर के टच में वो नहीं आना चाहिए। एक ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हवा ना जा सके, ठीक है। या तो रेफ्रिजरेशन, नंबर 3 रेफ्रिजरेशन, ठीक है। फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेशन एक्चुअली क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में खाना ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता है, तो इसलिए रेफ्रिजरेशन के द्वारा माने किसी चीज़ को, किसी फूड को हम अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर डाल देंगे तो क्या होता है, वो कुछ दिनों तक वो रह जाता है, ख़राब नहीं होता, बैड स्मेल नहीं आता है। और नंबर 4 पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक नाइट्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकता है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो अगर हम किसी खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और वो खाना ख़राब नहीं हो पाएगा, बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। तो ये हो गया इसका प्रिवेंशन का 3-4 पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हम किताब से और भी अच्छे से नोट्स बना लेंगे और पढ़ेंगे। किताब में तो लिखा है ही, वहाँ से देख लेना। आई थिंक तुम चीज़ को समझ गए हो, ठीक है। थैंक यू।